इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म 4L के बारे में, जो कहानी है टोचो, जॉन और एली नाम के 3 लोगों की, जो स्पेन से टिम्बकटू तक के सफर पर निकले ताकि वो एली के पिता की मौत से पहले एक बार उनसे मिल पाए। टोचो नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड हर रात की तरह काम करते हुए रेडियो सुन रहा था और उस रात उसे एक चिट्ठी मिली जिसे देखकर वो गहरी सोच में पड़ गया। टोचो हर वक्त शराब के नशे में रहता है और अपने काम से नफरत करता है, पर उस चिट्ठी को पढ़कर उसने अपना यूनिफॉर्म फेंक दिया। वो सालों पुरानी बात याद करने लगा और उसने घर छोड़कर एक सफर पर निकलने का फैसला किया। स्पेन से निकलकर वो बस में फ्रांस की ओर जाने लगा और फ्रांस पहुंचकर वो अपने पुराने दोस्त के घर गया, पर वो उसे घर पर नहीं मिला। घंटों तक उसी जगह इंतजार करने के बाद उसका दोस्त जॉन वहां आया, पर वो टोचो को पहचान नहीं पाया। 20 सालों बाद वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी जवानी के दिन याद करके वो दोनों बेहतर महसूस करने लगे। एक तरफ जहां जॉन अब एक विनयार्ड का मालिक बन गया था, तो वहीं टोचो अपनी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उन दोनों दोस्तों को आखिरी बार जिंदगी का असली एहसास तब हुआ था जब 20 सालों पहले वो लोग अफ्रीका के सफर पर गए थे। टोचो ने जॉन को वो चिट्ठी दिखाई और बताया कि ये उनके तीसरे दोस्त जोसेबा ने भेजी है और जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। टोचो जॉन के साथ एक आखिरी बार जोसेबा से मिलना चाहता था, पर जॉन ने चलने से इनकार कर दिया। किसी तरह टोचो ने उसे मना लिया और वो दोनों जोसेबा से मिलने उसके घर गए, पर उस घर में अब सिर्फ जोसेबा की बेटी एली रहती है, जो उन दोनों के बारे में कुछ जानती तक नहीं। जब एली को अपने पिता की हालत के बारे में पता चला तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जॉन चाहता था कि एली भी उनके साथ जोसेबा के पास चले, इसलिए वो लोग उस घर में आए थे। मगर एली को टिम्बकटू जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करती है। वो दोनों उस घर से निकल ही रहे थे कि तभी एली ने कहा कि अगर जोसेबा सच में उनका दोस्त है तो उन्हें प्लेन से नहीं, जोसेबा की गाड़ी से टिम्बकटू जाना चाहिए। वो गाड़ी 4L मॉडल थी, जो वही गाड़ी थी जिसमें सालों पहले जॉन, टोचो और जोसेबा सहारा के रेगिस्तान में गए थे। सालों से एली ने उस गाड़ी को संभाल कर रखा है और वो टिम्बकटू जाने के लिए तभी राजी हुई जब उन दोस्तों ने वादा किया कि वो लोग उसी गाड़ी में वहां जाएंगे। टोचो एली को पसंद नहीं करता था और उसे उस पर भरोसा भी नहीं था, पर जॉन समझ गया कि एली बिल्कुल अपने पिता जैसी है। जल्द ही उन तीनों का एडवेंचर शुरू हुआ और वो लोग स्पेन से लेकर टिम्बकटू के इस सफर को रिकॉर्ड करने लगे। अपने पुराने दिनों को याद करके जॉन बिल्कुल वैसी फिल्म बनाना चाहता था जैसी उसने जोसेबा के लिए बनाई थी। एली को समझ आया कि उन दोनों बूढ़े लोगों ने अपने उस सफर के बाद कभी कोई दिलचस्प चीज नहीं की है, इसलिए उनकी जिंदगी इतनी बोरिंग है। जॉन की पत्नी शार्लोट उसके सफर के इस फैसले से खुश नहीं थी, पर जॉन ने अपना मन बना लिया था। इस बीच टोचो शराब के नशे में तमाशा करने लगा और उसकी बातों से एली नाराज हो गई। जॉन समझ नहीं पाया कि वो एली से इतनी नफरत क्यों करता है, पर टोचो का मानना था कि 10 सालों से अगर जोसेबा ने एली से बात तक नहीं की है तो इसका मतलब वो लड़की अच्छी नहीं है। अगली सुबह टोचो ड्रग्स ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे ड्रग्स कहीं नहीं मिले। तब उसे एक स्पेनिश आदमी मिला जिसने उसे ड्रग्स दिए और बातों बातों में उस आदमी ने टोचो से कहा कि वो भी उनके साथ रेगिस्तान तक जाना चाहता है। जॉन उस आदमी को साथ में लाने के फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि गाड़ी में कोई ड्रग्स नहीं लेगा। रास्ते में उनके सामने एक पुलिस वाला आ गया और उसे पता चल गया कि उन लोगों के पास ड्रग्स है। सोरियानो नाम के उस आदमी की वजह से गाड़ी में मौजूद हर इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह एली को टोचो को ताने मारने का मौका मिल गया। सोरियानो ने जेल से निकलने के लिए टोचो की सारी शराब की बोतल्स पुलिस को दे दी और जैसे ही वो लोग रिहा हुए, जॉन ने उसे बीच रास्ते छोड़ दिया और कहा कि अब इस गाड़ी में कोई भी अनजान इंसान नहीं बैठेगा। कुछ घंटों के सफर के बाद जॉन ने एली से पूछा कि आखिर वो इस सफर पर आई क्यों है। जवाब में एली ने बताया कि वो अपनी जिंदगी की तकलीफों से दूर जाना चाहती थी, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड और बैंक वालों से बचने के लिए वो उनके साथ उस देश से दूर आई है। एली की बातें सुनकर टोचो को एहसास हुआ कि उसने एली को गलत समझा था, इसलिए उसने उससे माफी मांगी। धीरे धीरे उन तीनों की दोस्ती होने लगी और रेगिस्तान में रात गुजारते हुए वो तीनों मजे करने लगे। सुबह होते ही वो आगे बढ़े और बिना किसी परेशानी के वो स्पेन पार करके अल्जीरिया पहुँचे। वो लोग एक ऐसे रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे थे जिसे पार करना किसी के लिए आसान नहीं, मगर जॉन और टोचो पहले भी उस रेगिस्तान को पार कर चुके हैं। बीच रास्ते उन्हें रोक दिया गया और बताया गया कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों को पैसे देने होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत पुरानी है और उसके रजिस्ट्रेशन के कागज शायद उनके पास नहीं होंगे। जॉन उन लोगों को रिश्वत का एक पैसा भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नकली कागजात बनाए और बिना पैसे दिए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई। सिपाहियों की भाषा सिर्फ जॉन को समझ आ रही थी और उसे बताया गया कि वो रेगिस्तान 980 किलोमीटर लंबा है और रात को वहाँ डाकू घूमते हैं।
ये बात जॉन ने टोचो और एली को नहीं बताई। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि अचानक उन तीनों को फिर से रोक दिया गया। वो सिपाही अब भी उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था और वो ये कह रहा था कि सिर्फ एक गाड़ी को अकेले रेगिस्तान में छोड़ना गैर कानूनी है। घंटों तक वो तीनों उन सिपाहियों को बहलाने की कोशिश में लग गए और दूसरी गाड़ियों के आने का इंतजार करने लगे। फिर भी उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। एक पूरा दिन गुजर गया और अगली दोपहर जैसे ही उन्हें मौका मिला वो गाड़ी बॉर्डर पार करके वहाँ से भाग निकले। जॉन और टोचो पहले भी उस रेगिस्तान को पार कर चुके हैं और फिर से वहाँ आकर उन्हें आजादी का एहसास होने लगा। जल्द ही वो लोग अफ्रीका पहुँच गए। पर अचानक उन्हें गाड़ी से कुछ आवाज आई और उन्हें पता चला कि एक अफ्रीकन आदमी उनकी गाड़ी में छुपा हुआ था। ममादू नाम का वो आदमी टिम्बकटू जाना चाहता था, पर उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही ताकत। जॉन उसे फिर से सिपाहियों के पास ले जाना चाहता था, पर एली ने इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि अगर ममादू उनके साथ नहीं आया तो वो भी उनके साथ नहीं जाएगी। ना चाहते हुए भी जॉन को उसकी बात माननी पड़ी और वो चारों रेगिस्तान पार करने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फंस गया और वो सब गाड़ी को रेत से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। शाम होने तक वो लोग वहीं फंसे रहे और फिर उन्हें कुछ लोग नजर आए। आकली नाम का एक फ्रेंच आदमी ऊँटों के साथ वहां आया था और वो सैटेलाइट के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। आकली की मदद से गाड़ी रेत से बाहर निकली और उस वक्त जॉन का पेट खराब होने लगा। आकली और उसके नौकर ने उन लोगों के साथ वही रात गुजारी और एली को पता चला कि आकली अपने नौकर को गुलाम बनाकर रखता है और उसे पीटता भी है। इतना ही नहीं, उस नौकर के पूरे परिवार को गुलाम बनाकर रखा गया है, इसलिए वो आजाद होकर भाग नहीं सकता। वो तीनों बेफिक्र होकर मजे कर रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि आकली एक लुटेरा है। और अगली सुबह एली को पता चला कि उन सबको बेहोश करके उनका सारा सामान चुरा लिया गया है। वो गाड़ी के कागजात भी अपने साथ ले गया था और ये जानकर टोचो ने अपना आपा खो दिया। जॉन और टोचो को एहसास होने लगा कि वो पहले की तरह सफर पर नहीं जा सकते। वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। उनकी गाड़ी फिर से बंद पड़ गई और इस बात के लिए जॉन ममादू को दोषी ठहराने लगा। वो उसकी बेइज्जती करने लगा, पर ममादू समझ गया कि बुढ़ापे और थकान की वजह से जॉन ऐसे बर्ताव कर रहा है। एली ममादू को बेहतर महसूस कराने लगी और वो ऐसा करने में कामयाब हुई। देर रात अचानक जॉन सारा पानी पीने लगा क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और टोचो को पछतावा होने लगा क्योंकि जॉन उसकी वजह से इस रेगिस्तान में फंस गया है। अगले दिन एली ने बताया कि वो अपने पिता से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो ये तक नहीं जानती कि वो एक अच्छे इंसान है या नहीं। पर टोचो का कहना था कि जोसेबा से बेहतर इंसान उसे आज तक नहीं मिला है। कुछ वक्त बाद ममादू ने गाड़ी ठीक कर दी और वो लोग आगे के सफर पर निकले, पर जॉन की तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई थी। वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर पहुँचे, पर अचानक जॉन ने गाड़ी रुकवा दी। उसने बताया कि वो उस हॉस्टल में नहीं जा सकता क्योंकि उसने हॉस्टल के मालिक अलायन से 3 ट्रक्स भर के पेट्रोल चुराया था। उन सबको छुपकर अलायन के हॉस्टल में जाना पड़ा, पर जब टोचो वहाँ से बाहर आया तो उसके सामने अलायन आ पहुँचा। बातें करते हुए अलायन को याद आ गया कि सालों पहले टोचो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया था और वो जॉन के बारे में उससे पूछने लगा। टोचो उससे सच छुपाने में कामयाब हुआ और यही बात उसने अपने साथियों को बताई। वो जल्द से जल्द पेट्रोल लेकर वहाँ से निकलना चाहता था, पर अलायन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अलायन असल में समझ गया था कि जॉन टोचो के साथ वहाँ आया है और उसने उन्हें छोड़ने के बदले 50,000 यूरोज मांगे। टोचो ने जॉन को बताया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो जोसेबा की गाड़ी ले जाएगा या उन सबको मार देगा। इस बीच एक गाड़ी में वहाँ सोरियानो आ गया और टोचो को उस जगह से निकलने का एक रास्ता मिल गया। उस रात टोचो के कहने पर सोरियानो ने अलायन का ध्यान भटकाना शुरू किया और वो लोग अलायन की सारी गाड़ियों के टायर्स पंचर करने लगे। पूरी रात अलायन को शराब के नशे में रखा गया और सुबह होते ही सही मौका देखकर वो सब गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए। टोचो ने सोरियानो का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल गया। ममादू की मदद से वो लोग सही रास्ते तक पहुँचे, मगर फिर से उनकी पुरानी गाड़ी ने तकलीफ देना शुरू कर दिया। किसी तरह वो सब पानी बचाने की कोशिश करते रहे, मगर उस रात पानी खत्म होने लगा। ममादू और एली को एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। पर अगली सुबह जब एली नींद से जागी तो उसे ममादू कहीं नजर नहीं आया। एली को लगा कि शायद वो मदद ढूंढने के लिए गया होगा, पर ममादू को मदद उसी रास्ते पर मिल सकती थी जिस रास्ते पर उसे अलायन का सामना करना पड़े, और यही सोचकर एली डरने लगी। घंटों तक ममादू रेगिस्तान में भटकता रहा और दूसरी ओर टोचो जॉन और एली को संभालने की कोशिश करता रहा।
देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया, पर ममादू लौट कर नहीं आया। वो तीनों उसी जगह फंसे रह गए और उनका पानी भी खत्म होने लगा। मजबूरी में एली को एक टायर जलाना पड़ गया ताकि लोगों की नजर उन पर पड़े। कुछ घंटों तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पर फिर उन्हें एक गाड़ी नजर आई जो उन्हीं की ओर आ रही थी। गाड़ी में आया आदमी याकीमोतो उनके लिए पानी और फल ले आया और साथ ही उसने उनकी गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद भी की। याकीमोतो एक इंजीनियर था, इसलिए वो गाड़ी ठीक कर पाया और खुशकिस्मती से वो अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी लाया था, जिनकी मदद से जॉन को बेहतर महसूस हुआ। आगे बढ़ते हुए एली ममादू को ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार कुछ दिनों बाद उन लोगों को ममादू रेगिस्तान में नजर तो आया, पर उन्हें पता चला कि इतने दिनों तक रेगिस्तान में चलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। ममादू को खोने के गम ने हर किसी को रुला दिया और टूटे हुए दिल के साथ वो तीनों टिम्बकटू की ओर बढ़े। वो लोग टिम्बकटू पहुंचने में कामयाब हुए, पर एली अब भी अपने पिता के सामने जाने से घबरा रही थी। वो तीनों सही वक्त पर उस घर में पहुंच गए और जोसेबा की पत्नी मिमोना ने उन्हें बताया कि जोसेबा अब भी जिंदा है। 20 सालों बाद जोसेबा अपने करीबी दोस्तों से मिल रहा था और उन्हें देखते ही वो रोने लगा। जब उसने एली को अपने सामने देखा तो उसने उससे माफी मांगी। 10 सालों पहले वो एली को छोड़कर यहाँ आ गया था और उसने उसके लिए सिर्फ अपनी डायरी छोड़ी थी। टोचो जोसेबा को स्पेन ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहता था, पर जोसेबा चाहता था कि उसकी मौत उसी घर में उसकी पत्नी के पास हो। अपने दोस्त की मौत के बारे में सोचकर टोचो परेशान हो गया, पर एली ने उसे समझाया कि उन्हें जोसेबा के फैसले की इज्जत करनी होगी। अंत में जोसेबा ने उन सबको अपनी शिप दिखाई और उन तीनों ने कहा कि वो लोग उसी जगह रहकर उस शिप को ठीक करना चाहते हैं। जोसेबा को वो परिवार मिल गया जो उसने सालों पहले खो दिया था और सालों बाद उसने अपने दोस्तों और अपनी बेटी के साथ एक आखिरी बार रेगिस्तान की सैर की और जिंदगी की खूबसूरती का फिर से एहसास लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।